हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा मैट्रिसेस का लेक्चर 3 का वीडियो होने वाला है। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है टू मैट्रिसेस ए एंड बी। तो यहाँ पे हमने दो मैट्रिसेस मानी है, पहली मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल कहलाएगी? वो तभी इक्वल कहलाएगी इफ A इज इक्वल टू B। तो जब यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स जो होगी वो इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल होगी, जब A मैट्रिक्स जो है B वाली मैट्रिक्स के इक्वल होगी। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसको जानना हमें जरूरी है कि A इक्वल टू B कब होगा। कब होगा? जब यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि यहाँ पे A मैट्रिक्स में कितनी रो है हमें ये देखनी पड़ेगी और उतनी ही रोज हमारी बी मैट्रिक्स में होनी चाहिए। मान लीजिए ए मैट्रिक्स में हमारी कुल मिला के 3 रो है, तो बी मैट्रिक्स में भी हमारे पास कुल मिला के 3 ही रो होनी चाहिए। याद रखिएगा, ए मैट्रिक्स में जितनी रो होगी उतनी मैट्रिक्स आपकी दूसरी वाली मैट्रिक्स यानी कि बी वाली मैट्रिक्स में भी होनी चाहिए। इसी प्रकार से ए मैट्रिक्स में जितनी कॉलम होगी उतनी ही कॉलम बी वाली मैट्रिक्स में होनी चाहिए। मान लीजिए ए मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स में भी आपकी 2 कॉलम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये पहली कंडीशन है, ए और बी इक्वल कब होंगे? जब नंबर ऑफ रोज इन ए जो होगा नंबर ऑफ रोज इन बी के बराबर हो जाएगा। यानी कि ए मैट्रिक्स में जितनी रो होगी उतनी ही रोज आपकी बी मैट्रिक्स में भी होनी चाहिए, तभी ए और बी इक्वल है। और सेम टू सेम कॉलम के लिए भी यही कंडीशन है, नंबर ऑफ रोज इन ए नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन बी। तो जितनी कॉलम यहाँ पे ए मैट्रिक्स में होगी उतनी ही कॉलम आपकी बी मैट्रिक्स में भी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया देयर करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम इक्वल, यानी कि उनके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A11 और B11 जो है वो इक्वल होने चाहिए। जैसा कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने माना कि ए मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे भी ये 1 है, तो ये दोनों एलिमेंट आपस में एक दूसरे करॉस्पॉन्डिंग है। इस मैट्रिक्स में सबसे पहला एलिमेंट क्या है? ए वाली मैट्रिक्स में सबसे पहला एलिमेंट क्या है? A11 होता है। A11 यहाँ पे क्या है? 1 है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं बी मैट्रिक्स में ये आपका B11 होगा, क्योंकि कैपिटल बी है तो इसमें यहाँ पे स्मॉल बी से हमने इसके एलिमेंट्स को डिनोट किया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 के करॉस्पॉन्डिंग में 1 एलिमेंट आ रहा है, तो दोनों एलिमेंट क्या है? सेम है, इक्वल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी रो है? यहाँ पे आपकी 2 रो हैं और यहाँ पे भी आपकी कितनी रो है? 2 रो हैं। तो इसका मतलब ये मैट्रिसेस में क्या है? दोनों मैट्रिसेस में इक्वल नंबर ऑफ रोज हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 कॉलम है, यहाँ पे भी 1 2 3 कॉलम है। तो यहाँ पे इस मैट्रिसेस में जितनी रो है इस मैट्रिसेस में भी उतनी ही रो है, इस मैट्रिसेस में जितनी कॉलम है इस मैट्रिसेस में भी उतनी ही कॉलम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर इसका 2 into 3 है और इसका भी ऑर्डर 2 into 3 है, तो दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स और नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन बी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे इक्वल नजर आ रहे हैं। 1 के करॉस्पॉन्डिंग में 1 एलिमेंट है, ये आपका सेम है। यहाँ पे -5 के करॉस्पॉन्डिंग में -5 है, यहाँ पे आपके एलिमेंट सेम है। यहाँ पे 8 के करॉस्पॉन्डिंग में 8 है, -7 के करॉस्पॉन्डिंग में -7 है, -8 के करॉस्पॉन्डिंग में -8 है, 4 के करॉस्पॉन्डिंग में 4 है। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है, क्योंकि इनके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है? सेम है, यानी कि इक्वल हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी मैट्रिसेस होती हैं जिनके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो और जिनकी नंबर ऑफ रोज जो है आपस में इक्वल हो और नंबर ऑफ कॉलम भी आपस में इक्वल हो, ये वाली मैट्रिक्स आपकी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कहलाती है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाती है। तो इस प्रकार हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे पेज नंबर 5.3 का आर डी शर्मा का पेज नंबर 5.3 में आपको इलिस्ट्रेशन 1 दे रखा है। और यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, इफ ये वाली जो मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल है तो x, y, z और w की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधी सीधी बात है, ये वाली मैट्रिक्स बता रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है अगर ये मैट्रिक्स जो है इसके इक्वल है, यानी कि ये हमें गिवन है कि ये वाली मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स से इक्वल है, तो यानी कि ये क्या है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस है। यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, x - y 2x - y
2x प्लस जेड और यहाँ पे है 3z प्लस डब्लू, ये हमें दे रखा है इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये -1 5 0 13, तो ये हमें दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे वो दो कंडीशन जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में लिखाई थी, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी 2 रो है, तो 2 रो इंटू कितनी कॉलम है, 2 कॉलम है, तो 2 इंटू 2। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपकी 2 रो है और यहाँ पे आपकी 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी कि 2 कॉलम है। तो दोनों का आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज दोनों की बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम दोनों की बराबर है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन क्या होती है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है दोनों इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई की वैल्यू -1 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1 होना चाहिए, यानी इन दोनों को सॉल्व करके -1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x माइनस वाई -1 के बराबर है, 2x माइनस वाई यहाँ पे 0 के बराबर है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस z जो है यहाँ 5 के बराबर है, और यहाँ पे 3z प्लस w ये आपका 13 के बराबर है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई में इक्वेशन नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं, और एक्स वाई में इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं, और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम -y हमें सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इसका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो y कैंसिल हो गया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो यहाँ माइनस का x आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसका भी साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो -1 में से 0 माइनस किया तो यहाँ -1 आएगा, तो x इज यहाँ पे हमारा 1 आ गया। तो x की वैल्यू इस प्रकार से हमारी निकल चुकी है। तो x की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। चलिए मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू 1 किया मैंने, x की वैल्यू मैंने 1 डाली, तो 2 1 इक्वल टू वाई, या माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख दीजिए फिलहाल तो, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, y उधर ले जाइए तो y उधर चले जाएगा, और यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारी 2 आ गई। x और y की वैल्यू हमारी मिल चुकी है। चलिए अब हम यहाँ पे z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की ये जो वैल्यू 1 आई है, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। तो यूजिंग, यहाँ पे लिखिए यूजिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, 2 ये प्लस 2 है, उधर जाके -2, तो z इक्वल टू यहाँ पे आपका 3 आ गया। तो z की भी वैल्यू आपकी निकल चुकी है, x y z की मिल चुकी है। अब w की वैल्यू निकालनी है, और w हमारे किस इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में है। तो यहाँ पे जो z की वैल्यू यहाँ पुट करने पर हमें w की वैल्यू मिल जाएगी। तो यूजिंग, यहाँ पे लिखिए यूजिंग z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 3, z की वैल्यू यहाँ पे हमारी 3 है, प्लस w इक्वल टू 13। तो w इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 13, 9 प्लस w इक्वल टू 13। यहाँ पे हम इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा w इक्वल टू कितना, 3 3 या 9 हो गया, तो 13 माइनस 9 हो जाएगा, तो 9 हो गया है, और w इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पे चारों वैल्यू हमें मिल चुकी है, x, y, z और w, और यही चारों वैल्यू हमें निकालनी थी। देयरफॉर हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आया, y इज इक्वल टू 2 आया हमारा, z इक्वल टू हमारा 3 आया है, और w इक्वल टू हमारा 4 आया है। तो ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इलिस्ट्रेशन 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम अपने इलिस्ट्रेशन 2 में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा ही है आपका। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो चलिए पहले हम गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे x प्लस 3 है, यहाँ z माइनस 1 है, यहाँ पे 2y प्लस x है, और यहाँ पे 4a माइनस 6 है, इक्वल टू यहाँ पे होगा 0 3 माइनस 7 2a। तो क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल माने जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 जो है ये 0 के इक्वल है, z माइनस 1 जो है वो 3 के इक्वल है, ये आपका 2y प्लस x जो है ये आपका माइनस 7 के इक्वल है, और यहाँ 4a माइनस 6 जो है ये आपका 2a के इक्वल है। चलिए यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
यहाँ पे इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1, सॉल्विंग इक्वेशन 1। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि है x + 3 = 0 और यहाँ पे x = कितना आ गया, -3 आ गया। तो चलिए इक्वेशन 1 हमने सॉल्व कर ली है, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 2, सॉल्विंग इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो z - 1 = हमारा 3 है, तो z = ये हो जाएगा 3 - 1 उधर जाएगा तो +1 और z = यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लेते हैं। हमें x की वैल्यू तो मिल चुकी है, तो यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे था हमारा 2y + x = -7। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पुट यहाँ पे लिखेंगे पुट x = -3, x = -3। तो ये हो जाएगा 2y - 3 = कितना, -7। यहाँ पे -3 उधर ले जाएंगे तो 2y = यहाँ पे हो जाएगा -7 + 3, यानी कि आ जाएगा -4। 2y = -4, तो y = यहाँ पे -2 हो गया। यहाँ पे डिवाइड में जाके -2 हो जाएगा। तो y की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है। चलिए यहाँ पे इक्वेशन 4 सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे होगा 4a - 6 = 2a। वेरिएबल एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे 4a - 2a और 6 को हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा +6। वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड ले गए। देखिए वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल आपके इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सब हमारे वेरिएबल कहलाते हैं, और जो नंबर यहाँ पे जो हमारी दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो एक सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाया जाता है और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ले जाया जाता है। तो सारे वेरिएबल हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इनको लेफ्ट हैंड साइड ले आए और कांस्टेंट को हमने राइट हैंड साइड भेज दिया। तो -6 का यहाँ +6 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 2a = कितना, 6। 4a में से 2a माइनस किया तो यहाँ पे 2a आएगा, 2a = 6, तो a = 6/2, यानी कि यहाँ आपका 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई है, 3 आ चुकी है। तो चारों आंसर हमारे आ चुके हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। देयरफॉर x = हमारा -3 है, y = -2 है, z = यहाँ पे हमारा z की वैल्यू कहाँ आई है, 4 आई है, z = 4 और a = हमारा 3 आ गया। तो ये चारों हमारे इस वाले क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा इलिस्ट्रेशन 2 भी यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर डी शर्मा का पेज नंबर 5.4 का हम लेवल 1 के क्वेश्चन सब करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 को करने वाले हैं। इसके आगे के एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है A मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स। तो एक मैट्रिक्स में यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट्स हैं। What are the possible orders it can have। तो यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे इस 12 एलिमेंट को किसी मैट्रिक्स के अंदर किस प्रकार से हम रख सकते हैं, तो उनके ऑर्डर्स क्या होंगे। देखिए मैं आपको बता दूं ऑर्डर्स होते क्या है। जैसा कि मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 × 3 लिख दिया, तो ये इसके ऑर्डर्स कहलाते हैं, ऑर्डर्स, इसको हम ऑर्डर्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी ऑर्डर्स कहलाती है। तो यानी कि हम कहना चाहते हैं यहाँ पे क्या मतलब है इसका, यहाँ पे 12 एलिमेंट्स को हम किस ऑर्डर में रख सकते हैं, क्या इसको 2 × 3 के ऑर्डर में रख सकते हैं 12 एलिमेंट्स को, या फिर नहीं रख सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको एक मैट्रिक्स के अंदर इतने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये आपको पक्का है। यहाँ पे आपके एक मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपको पॉसिबल ऑर्डर्स के निकालने हैं, आपको यहाँ पे 12 के फैक्टर्स करने होंगे। 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उतने ही उसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं गिवन दैट। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ गिवन दैट अ मैट्रिक्स, गिवन दैट अ मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स के कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। सो टू फाइंड the possible orders of matrices
of matrices we need to find factors of 12। हमें 12 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हमें 12 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 आर, या फिर आप फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू लिख दीजिए, इस प्रकार से लिख दीजिए। तो देखिए 12 के फैक्टर हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू 12, 12 के फैक्टर 1 इंटू 12, क्योंकि 1 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी मेरा 12 आएगा। और क्या हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है, 6 2 = 12 होता है। और यहाँ पे 3 के टेबल में भी जाता है 12, तो 3 4 = 12 होगा। 4 के टेबल में भी जाता है तो 4 इंटू 3 होगा। इसके बाद आपका 6 इंटू 2 होगा, इसके बाद आपका 12 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये आपके 12 के फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके 12 के फैक्टर हैं। तो यही आपके ऑर्डर भी हो जाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं ऑर्डर को भी हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे जैसे मैंने 2 इंटू 3 लिखा, ऑर्डर भी आपके फैक्टर्स की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे वो यही ऑर्डर्स हो जाएंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द possible orders of a matrix R। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएंगे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 और 12 इंटू 1। तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे इस वाली मैट्रिक्स का। यही आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना ही करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 12 एलिमेंट इस वाले ऑर्डर में कैसे बनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पहली चीज़ है, यहाँ पे जो ये 1 है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये 12 जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये आंसर यहीं खत्म हो गया, आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे प्रैक्टिकली 12 एलिमेंट को हम इस वाले ऑर्डर में कैसे फिट करेंगे। तो यहाँ पे रो आपकी एक ही है, कॉलम आपकी 12 है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे कि आपकी एक ही रो बने और यहाँ पे 12 कॉलम बने। तो इस प्रकार से हम बना देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ R1 रो है, तो यहाँ पे हम C1 से लेकर C12 तक यहाँ पे बना देंगे और इन 12 एलिमेंट्स को यहाँ पे फिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार से हमारे 12 एलिमेंट आ सकते हैं जिसकी एक रो है, यानी कि 1 इंटू 12 के ऑर्डर में। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 2 इंटू 6 के ऑर्डर में यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे आएंगे। यहाँ पे आपके 2 रो होंगी और 6 कॉलम होगी। तो यहाँ पे आप क्या ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 2 रो और 6 कॉलम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 रो बना देते हैं हम इस तरीके से, यहाँ पे लिख देते हैं 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपकी कितनी रो हैं, 1 2 रो हैं और यहाँ पे 6 कॉलम हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी 2 रो और 6 कॉलम बन रही है, C1 C2 C3 C4 C5 C6। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी ऑर्डर कहलाती है कि 12 एलिमेंट को मैट्रिक्स के अंदर किस तरीके से हम फिट कर सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट आ सकते हैं, तो यहाँ पे इन सभी मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट आ सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स इसके ये हो जाएंगे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। तो ये सारी वो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर ये है, जिनमें 12 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा और इस तरीके से हम 12 एलिमेंट यहाँ पे रख सकते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ पे 1 से लेकर 12 लिया है, मैंने जनरली ये लिया है, आप कुछ भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, लेवल 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो व्यूवर्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।